हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि अंश पूंजी में कमी का कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है। अंश पूंजी में कमी, जैसे कि मैंने पहले बताया था, 3 प्रकार से की जा सकती है और इसके संबंध में लेखे किस प्रकार से किए जाएंगे ये आज हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला है कि जब अंशों पर अदद रकम में कमी की गई हो या इस प्रकार के दायित्व को समाप्त किया गया हो। इस प्रकार की परिस्थिति में अंशधारियों को लाभ होता है, क्योंकि भविष्य में उन्हें कमी की सीमा तक अदद राशि का कंपनी को भुगतान नहीं करना है। कंपनी की पुस्तकों में इस स्थिति में जनरल प्रविष्टि होगी ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट। उदाहरण के लिए एक्स लिमिटेड ने 50,000 रुपये की अंश पूंजी निर्गमित कर रखी थी, जो कि ₹100 वाले 50,000 इक्विटी अंशों में विभाजित थी तथा जिन पर 80 रुपये प्रति अंश मांगा व भुगतान किया जा चुका था। कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा चाही गई समस्त वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने पर कंपनी अपने अंशों पर न मांगे गए दायित्व को समाप्त कर देती है। आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। एक्स लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि होगी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को 100 रुपये वाले इक्विटी शेयर्स हैं, जिनको कि 80 रुपये प्रति अंश में कन्वर्ट किया है। तो प्रविष्टि होगी ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹80 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 इक्विटी अंश थे जिन पर 80 रुपये मांगा गया था और भुगतान किया गया था, तो 50,000 इंटू 80 40 लाख रुपीज़। तो इस प्रकार से अमाउंट होगा 40 लाख रुपीज़। अब दूसरी स्थिति है जब आवश्यकता से अधिक पूंजी को कंपनी द्वारा अपने सदस्यों को लौटाया जाए। कभी कभी कंपनी के पास आवश्यकता से अधिक पूंजी संचय हो जाती है, तो वह इस अधिक पूंजी को अपने सदस्यों को लौटाने का निश्चय कर सकती है। इस स्थिति में निम्नलिखित जनरल प्रविष्टि होगी ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। इस स्थिति में हम डेबिट करेंगे पूंजी खाते में क्रेडिट राशि से। इसके बाद टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट में करेंगे नए पूंजी खाते में क्रेडिट की जाने वाली समस्त राशि से, और सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे सदस्यों को लौटाई जाने वाली राशि से। इसके बाद जब भुगतान किया जाएगा तो एंट्री होगी सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये भुगतान की गई राशि से होगी। इसका भी हम एक उदाहरण देखते हैं। वाई लिमिटेड की निर्गमित अंश पूंजी 10 लाख रुपए थी, जो कि ₹10 वाले पूर्ण प्रदत्त 1 लाख इक्विटी अंशों में विभाजित थी। कंपनी ने इक्विटी अंशधारियों को ₹2 प्रति अंश के हिसाब से भुगतान करने का निश्चय किया। इस प्रकार इक्विटी अंश ₹8 पूर्ण प्रदत्त रह जाएंगे। आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो पहली एंट्री होगी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹8 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। यहाँ पर ₹10 का जो शेयर है वो ₹8 के शेयर में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और ₹8 को क्रेडिट करेंगे, और जो 2 हैं उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इस प्रकार से अकाउंट होगा 10 लाख, 8 लाख और 2 लाख। इसके पश्चात जब इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
2 लाख से ये एंट्री होगी। अब थर्ड स्थिति है कि जब खोई हुई पूंजी को रद्द किया जाए। जब एक कंपनी अपनी गलत विनियोग नीति के कारण अथवा किसी अन्य कारण से निरंतर हानि उठाती रहती है, तो यह बहुधा देखा जाता है कि कंपनी के चिट्ठे का संपत्ति पक्ष संचित व्यापारिक हानियों को प्रकट करता है। इसके अतिरिक्त स्थगित रेवेन्यूगत खर्चों जैसे प्रारंभिक व्यय, ऋण पत्रों व अंशों पर बट्टा, विज्ञापन व्यय इत्यादि भी चिट्ठे के संपत्ति पक्ष पर प्रकट होते हैं। ऐसी कंपनी में कभी कभी संपत्ति पक्ष पर ख्याति की रकम भी प्रकट होती है। ख्याति की यह रकम मूल्यहीन होती है और इसे भी संचित हानियों का ही रूप समझा जाता है। क्योंकि कंपनी को निरंतर हानि हो रही होती है, अतः यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक है कि कंपनी को ख्याति को अपलिखित करने का अवसर ही नहीं मिला और इसलिए ख्याति की रकम चिट्ठे के संपत्ति पक्ष पर प्रकट होती रही तथा अब वह मूल्यहीन है। निरंतर हानि की स्थिति में यह भी समझा जा सकता है कि प्रबंधकों ने कंपनी की हानि को कम से कम प्रकट करने के लिए स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास के लिए आयोजन नहीं किया है अथवा कम किया है। अतः कंपनी की स्थायी संपत्तियां, चाहे वो मूर्त हैं या अमूर्त हैं, उसके चिट्ठे में उचित मूल्यों की अपेक्षा बहुत अधिक मूल्यों पर प्रकट होती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि लंबी अवधि तक निरंतर हानि उठाने के कारण कंपनी की पूंजी उसकी संपत्तियों का सही रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती है। वास्तव में कंपनी की पूंजी व्यवसाय में उतनी विद्यमान नहीं है जितना कि संपत्ति पक्ष का योग है। यदि कंपनी के चिट्ठे में संपत्ति पक्ष पर प्रकट होने वाली व्यापारिक हानि, स्थगित रेवेन्यूगत खर्चे, ख्याति की राशि व संपत्तियों के उचित मूल्य से अधिक प्रकट होने वाली राशि इत्यादि का योग लगाया जाए तो यह समझा जाएगा कि इस योग के बराबर पूंजी व्यवसाय में खो गई या नष्ट हो गई है, क्योंकि यह पूंजी वास्तव में हानियों का प्रतिनिधित्व करती है, न कि कंपनी की संपत्तियों का। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि कंपनी एक रुग्ण कंपनी है, तो इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके रोग का इलाज होना आवश्यक है, अर्थात अब तक की संचित हानियों को अपलिखित करके नई पूंजी प्राप्त करने के लिए प्रबंध करना आवश्यक है। इसके लिए पूंजी में कमी का कार्यक्रम ही एक उपचार है, जिसके द्वारा अब तक खोई हुई या नष्ट हुई पूंजी को अपलिखित कर दिया जाता है तथा अंशधारियों से नई पूंजी प्राप्त करने का प्रबंध किया जाता है। कंपनी द्वारा अपनाई गई पूंजी में कमी के कार्यक्रम को ही आंतरिक पुनर्निर्माण कहा जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि जब खोई हुई पूंजी को रद्द किया जाता है तो उस स्थिति में कंपनी की बैलेंस शीट में जितनी एसेट्स दिखाई होती हैं, जिस मूल्य से दिखाई होती हैं, उनका वास्तव में उतना मूल्य नहीं होता, क्योंकि उन्हें हानि के कारण राइट ऑफ नहीं किया गया होता है। अतः कंपनी की बैलेंस शीट सही आर्थिक स्थिति प्रकट नहीं करती। तो इसको सही तौर पे दिखाने के लिए ये पूंजी में कमी का कार्यक्रम किया जाता है। कल हम देखेंगे कि इस स्थिति में किस प्रकार से जर्नल एंट्रीज होती हैं। थैंक यू।